अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और फिर डिटेल में बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस जो वो शेयर करूंगा। इसके अंदर हम जब वो देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो उसका हम जब वो इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर किस तरह का देखेंगे और उसको जब काउंटर करने के लिए बैंक जब वो कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो अपनाएंगे। और दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो हम शेयर जो डिस्कस करेंगे उनके अंदर हमारे पास मिज़ान बैंक है, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक, अस्करी बैंक, अलाइड बैंक, बैंक इस्लामी बैंक, अल-फ्लावर, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक जो वो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। तो पहले अगर हम जो मार्केट को जब देखें तो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है जी 1,77,322 के ऊपर 47 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं। हाई 1,78,650 का था जबकि लो 1,77,196 का था। वॉल्यूम जो है वो 614 मिलियन के आए हैं जिनकी मालियत जो है वो 34.5 अरब रुपए बनती है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो हबको, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, एंग्रो ये टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक थे। और इसी तरह अगर हम जब नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम जब देखें तो पहले नंबर पे जी नेशनल बैंक था। आज इसका रिजल्ट भी आया तो एक्सपेक्टेशन से इसका रिजल्ट कम आया है। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि 8.25 के लगभग जो है इसकी ईपीएस आएगी, बट इसकी ईपीएस जो वो 7.25 के लगभग आई है, तो 1 रुपए का डिफरेंस था। बट उसका इम्पैक्ट हमने जो आज मैसिवली इसकी प्राइस ड्रॉप के अंदर जो है वो देखा है। इसी तरह पीपीएल, पीएस और ओजीडीसी जो है इन स्टॉक्स की वजह से भी जो है जो हमारा इंडेक्स है ओवरऑल आज नेगेटिव ही रहा है। तो आज की अगर हम जब अहम खबरों की बात करें तो खबरें जी दोबारा से वही जियोपॉलिटिकल लेवल और लोकल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो लोकल लेवल के ऊपर जो एक पॉलिटिकल जो नॉइस बना हुआ था वो भी समझे कि ठंडा हो चुका है। और दूसरा जी जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स बनी हुई थी वो भी जब थोड़ी सी जब रिजॉल्व हो रही हैं। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो भी ईरान गए थे तो जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ है इसी से रिलेटेड उनका भी विजिट था। और दूसरा अगर हम देखें तो अभी अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वहाँ के ऊपर जो ये कवरेज की जा रही है कि ईरान और ओमान के अंदर जो है वो एक प्रोविजनल जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर जो ट्रांजिट फीस और इसकी जो ओपनिंग होगी उसको लेके एक प्रोविजनल जो डील बन चुकी है। तो ये समझे कि एक पहला कदम है तो उसके बाद एक फाइनल डील होगी कि किस तरह जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को जो ओपन किया जाएगा और इसकी जो मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। तो ये जो स्टेप हुआ है तो उसकी वजह से हमने ऑयल प्राइसेस के अंदर जब एक बड़ी गिरावट देखी है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी ना उसके अंदर जो मैंने ये ऑयल का क्रूड ब्रेंट क्रूड ऑयल का एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है शेयर किया था। तो उस वक्त जब क्रूड ऑयल जब वो 90-91 डॉलर के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा था तो उस वक्त ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की जो डील है उस वक्त जो ये ऑफिशियल नहीं थी हुई। बट मार्केट जो प्रेडिक्ट कर रही थी क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमें जो बता रही थी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो नीचे गिरने वाली हैं। और ये उसी वक्त गिरती हैं जब समझे कि ये ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर जो कोई नरमी आती है। तो मैंने आप लोगों के साथ क्रूड ऑयल की प्राइसेस का एनालिसिस शेयर किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल का जो जो अप ट्रेंड के अंदर जा रहा था शॉर्ट टर्म में, उस अप ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है। इस डबल टॉप फॉर्मेशन का इसने ब्रेक डाउन किया था। इसका 91 के ऊपर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो ट्रेड कर रही थी उस वक्त मैंने जो प्रेडिक्ट किया था जी ये नीचे जो है एटलीस्ट $89 तक आएंगी। और अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ $89 तक नहीं आएंगी बल्कि ये जो अपने एक स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर जा रही हैं उस ट्रेंड को इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद जो फर्दर हम जब इसके अंदर जो ड्रॉप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 2 से 3 जो सेशंस गुजरे हैं वहाँ के ऊपर जी 91 के ऊपर जो बताया था कि इसकी प्राइसेस गिरेंगी नीचे 89 तक एटलीस्ट वो इसने यहाँ तक आके समझे कि यहाँ तक प्राइसेस गिरी। और साथ में जैसा बताया था कि इसका ट्रेंड जो ब्रेक हो चुके हैं अप ट्रेंड, तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो आ चुकी हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 89 का लेवल भी ब्रेक करके जो लोएस्ट इसने लगाया नीचे वो $84 पर बैरल का लगाया है। तो ओवरऑल अगर हम इसके जो ये रिसेंट हाई से रिसेंट लो की बात करें तो तकरीबन 10% तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो वो कमी रिकॉर्ड की गई है ये पिछले कुछ ही सेशंस के अंदर। तो उसका फिर आज इम्पैक्ट हमने जो मार्केट के अंदर भी जब देखा है तो यहाँ पे मार्केट भी हमारी जो एक लेवल के ऊपर जो 1200-1300 पॉइंट तक जो ऊपर गई थी बट अल्टीमेटली जो क्लोजिंग है वो मार्केट की नेगेटिव ही आई है। अगर हम देखें तो मार्केट ने 47-48 पॉइंट जो वो आज इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो लूज किया है। तो उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ और नेक्स्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे ना तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है दोबारा से यहाँ से जो वो उठ रही हैं। और अगर आप जब लास्ट 2 आवर्स की कैंडल्स को देखेंगे तो इन 2 कैंडल्स के अंदर जो है क्रूड ऑयल है ये इसका जो 50 ईएमए है यानी जो शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड है इसको जो ड्रिल कर रहा है और इसके ऊपर जो वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी मार्केट ने भी जो वो प्रेशर जो है वो फेस किया है और हमारी मार्केट भी जो वो नीचे गिर गया है। तो जैसे-जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएँगी मार्केट नीचे गिरेगी और जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो नीचे आएँगी तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो अभी तक अगर हम जब देखें तो ये 50 ईएमए से
ऊपर क्रूड ऑयल ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी किसी भी घंटे के अंदर। और जो मेजर हमारे पास कंसर्न होगा, जहां के ऊपर जो क्रूड ऑयल दोबारा से डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा, वो जैसे ही ये $88 पर बैरल के ऊपर जो क्लोजिंग दे देगा, इसकी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तो ये जो मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड के अंदर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस गई हैं, जो समझे कि 93 से गिरी हैं और नीचे 84 तक आई हैं, तो ये जो मोमेंटम बना हुआ था डाउन ट्रेंड का, फिर ये क्रूड ऑयल ब्रेक कर देगा इस मोमेंटम को और दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर जाएगा, जिसका प्रेशर हम मार्केट के ऊपर जब वो देखेंगे। बट अगर ये जो क्रूड ऑयल रिजेक्शन ले जाता है यही 87 से लेकर 88 के लेवल के दरमियान से, और दोबारा से नीचे गिरना शुरू कर देता है, और जैसे ही आप देखेंगे कि $84 पर बैरल का क्रूड ऑयल प्राइसेस जो ब्रेक करेंगी, तो फिर जो नेक्स्ट जो नीचे एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे हमारे क्रूड ऑयल की प्राइसेस के, वो $77 के होंगे, $77.5 के। तो यहाँ तक अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो नीचे आ जाती हैं, यानी $80 पर बैरल से अगर प्राइसेस नीचे रहे, तो हमारी जैसी इकोनॉमी जो समझे कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकती है, और ओवरऑल हमारी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज होगी। तो बस यही दुआ करें कि ये $84 से जब नीचे निकल आए। अभी जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, अभी कोई क्लियर कट इसने डायरेक्शन नहीं बनाई कि इसने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। अभी 50 ईएमए से नीचे ही है, तो हम मोमेंटम यही उम्मीद रखेंगे कि ये नीचे की तरफ ही आएगा। बट वो जो बड़ा मोमेंटम इसके अंदर गिरावट के अंदर बनेगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर, वो जैसे $84 पर बैरल का लेवल ब्रेक करेगा, स्पीड के साथ क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब नीचे की तरफ जब गिरेंगी, और जो वो मार्केट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ उठेगी, और जितनी देर तक जो है ये 84 से लेकर 88 की रेंज के अंदर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस रहेंगी, क्रूड ऑयल की भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होगी और हमारी मार्केट की भी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होगी। अगर कोई समझे कि एक सेशन के अंदर मार्केट ने टॉप जो पॉइंट जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किए हैं, तो दूसरे सेशन में आप देखेंगे कि मार्केट नेगेटिव होगी, और इसी तरह अगर आप एक सेशन में देखते हैं कि मार्केट जो वो नेगेटिव है, तो नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे कि मार्केट जो वो पॉजिटिव हो गया है। तो जितनी देर तक ये 84 से $88 के दरमियान क्रूड ऑयल की प्राइसेस रहेंगी, मार्केट के अंदर समझे कि यही मिला जुला एक कंफ्यूज जो सिचुएशन है वही कायम जो वो रहेगी। तो अब अगर हम जब देखें मार्केट को, तो मार्केट का भी चार्ट जो वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करता हूँ, तो मार्केट के चार्ट को अगर हम जब देखें, तो मार्केट जो हमारी डाउन ट्रेंड के अंदर थी, और जैसे ही क्रूड ऑयल जो डाउन ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हुआ है, तो मार्केट हमारी जो अप ट्रेंड के अंदर जो जाने की इंडिकेशन जो देने लगी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। इसकी रेजिस्टेंस थी 1,78,000 की थी। तो जिसके अगर आप देखेंगे, तो ये जो पहली कैंडल थी आज के दिन की, उसी कैंडल ने जो है आज के दिन जो है ये ब्रेकआउट जो सबमिट कर दिया। तो उसके बाद जो प्रेशर आया मार्केट के अंदर, जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जब गई है, तो वैसे वैसे मार्केट हमारी जो नीचे जो सरकना मारने शुरू कर दिया था, और आके जो अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 1,77,322 के ऊपर जो वो दी है। तो एक मेरी चीज जो आपने याद रखनी है कि मार्केट कभी भी जो है एक स्ट्रेट लाइन के साथ जो है ना वो ऊपर की तरफ जो है, ऐसे जो मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ जो वो नहीं जाती। मार्केट ने अगर इस तरह ऊपर भी जाना हो, तो मार्केट का एक पैटर्न होता है, एक दफा ऊपर जाएगी, थोड़ी सी नीचे डिप मारेगी, फिर जो ऊपर जाएगी, फिर जब वो नीचे डिप मारेगी, फिर ऊपर जाएगी, थोड़ी सी डिप मार के तो फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो होता है ना, ये जो नीचे जो डिप के जो लेवल होते हैं, तो ये समझे आप कंसोलिडेशन इसको कह लें, करेक्शन कह लें, रिट्रेसमेंट आप कह सकते हैं। तो ये जो कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, हमेशा इस तरह एक डिप मारेगी, फिर उसके बाद जो ऊपर की तरफ जब वो उठेगी। तो ये जो होती है ना, कहाँ तक जो मार्केट ने अगर ऊपर भी जाना हो, तो ये जो डिप के जो लेवल होते हैं ना, ये भी हम जो फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ तक जो मार्केट जो वो नीचे गिरती है। तो उसके लिए हम जो है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहां के ऊपर जो है हमारे पास जो एक हमारे पास समझे कि लेवल्स एग्जैक्ट आ जाते हैं कि कहाँ तक जो मार्केट अगर नीचे गिरती है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है, बट छोटी सी जो वो डीप ले रही है। जैसा कि वो मैंने वो जो अभी मैंने एक ड्राइंग बनाई है उसके ऊपर आपको जो वो एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बताया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे मार्केट ने डिप मारी, और डिप होती है 0.618 का ये गोल्डन लेवल होता है। यहाँ तक अगर डिप मार ले और इसको जो फर्दर ब्रेक ना करे, तो फिर उस लेवल से जो मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जो वो सफर आगाज कर लेती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास 1,77,000 को जो लेवल है ना, यही हमारे पास जो है इसका गोल्डन रिट्रेसमेंट का जो लेवल है 1,77,300 के लगभग। तो अभी भी मार्केट जो है 1,77,300 के लगभग ही ट्रेड कर रही है। तो आप उम्मीद यही रखें कि अगर जो मार्केट 1,77,000 का एग्जैक्ट लेवल जो सस्टेन कर जाती है, तो ये जो 1,77,300 के लगभग अभी जो करंटली मार्केट जो ट्रेड कर रही है, किसी भी वक्त जो मार्केट अपसाइड के ऊपर जो घूमेगी, और जो मैंने बताया कि मार्केट जो स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं जाती, एक डिप मारती है और डिप के बाद ऊपर की तरफ उठती है, तो ये भी हम उसको एक डिप ही कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जब उठना शुरू हो गई है। बट ये सारा डिपेंड
डिपेंड करेगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। प्राइस एक्शन के ऊपर हमारे पास जी ये इसने इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया है। नीचे जहां तक इसने डिप मारनी थी वहां के ऊपर जो वो आके समझे कि रुक चुकी है। तो यहाँ पे एक तो इसने जो गैप क्रिएट किए थे उन गैप्स को भी इसने जो फिल कर लिया है, और दूसरा इसने अपनी रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह इसकी प्राइसेस जब ऊपर उठना, मार्केट अब जो ऊपर जाना जो शुरू कर देगी, और यहाँ पे जो इसने जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो बनाई है इसी को रिस्पेक्ट करेगी, और इसी के टारगेट्स के लिए जो मार्केट अब ऊपर की तरफ जब उठना शुरू कर देगी। और अब जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो जी आज का दिन जो हाई था 1,78,000, सॉरी 1,78,650 का जो लेवल था, यही हमारी जो अब अपकमिंग जो रेजिस्टेंस होगी मार्केट के पास। और जो नीचे स्टॉप लॉस आप कह लें या फिर जो सपोर्ट कह लें, तो वो जी हमारे पास होगा तकरीबन तकरीबन 1,76,500 के लगभग। तो ये हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। अब हम जब वो बैंकिंग सेक्टर को जो एनालिसिस है उसका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर जो ओवरऑल जो ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो स्टेबल हो जाती है, ईरान अमेरिका के हालात ठीक हो जाते हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी, इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगी, तो फिर जो है अल्टीमेटली जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसको जब इंटरेस्ट जो वो कम करने पड़ेंगे, तो उसका इम्पैक्ट जब वो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो उसका जो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आप कहें कि बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग के ऊपर जब वो पड़ता है, तो वो मैं बता देता हूँ कि किस किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला तो ये है कि बैंकों का जो मेन बिजनेस मॉडल होता है वो ये होता है कि ये पैसे देते हैं सूद के ऊपर, और उसके ऊपर जो ये शरह सूद कमाते हैं। जितनी शरह सूद ज्यादा होती है, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इनकी अर्निंग जब ज्यादा होती है, और जैसे ही कम होती है तो इनकी अर्निंग जब वो इंटरेस्ट वाली अर्निंग जब वो कम होने लग जाती हैं। तो कहाँ पे जो 22% के लगभग इंटरेस्ट रेट था एक टाइम के ऊपर पिछले साल के अंदर, और अभी जब वो 11.5% के ऊपर है, तो समझे कि डायरेक्टली जो है ये ऑलमोस्ट जो 50% का जो ये डेंट इनको इंटरेस्ट रेट की जो इनकम है उसके ऊपर जो इनको जो है डेंट जो वो पड़ चुका है, ठीक हो गया। और दूसरा, अगर फर्दर इंटरेस्ट रेट जो कम होने लग जाएंगे तो उससे फर्दर इनकी जो ये इंटरेस्ट वाली जो इनकम है वो कम होने लग जाएगी। तो अब जो है ये सिर्फ इसी चीज को जो मुतासर नहीं करती, अगर हम देखें तो बैंक सिर्फ जो पैसे सूद के ऊपर ही नहीं देते, ये गवर्नमेंट के जो होते हैं ना बॉन्ड्स वगैरह ट्रेजरीज जो होती हैं उनको उनके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो भी समझे कि ये आपने जिस तरह हम लोग जब छोटा जो रिटेलर होता है वो जाता है बैंक के अंदर पैसे फिक्स करवा देता है, उसको साल के बाद जो प्रॉफिट मिल जाता है, तो इस तरह बैंक जो होते हैं ना ये भी जो है ये अपने पैसे भी जिस तरह जो है ना फिक्स है इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो ये गवर्नमेंट के समझे के खजानों के अंदर जो ये जमा करवाते हैं, तो गवर्नमेंट इनको जब वो फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है बॉन्ड्स की शक्ल के अंदर, तो वो जो है उसके ऊपर भी जब शरह सूद जो है वो कम हो जाती है। तो इनकी समझे कि जो इनकम होती है जो इन्होंने फिक्स सेविंग की होती है उसकी भी इनकम इनकी कम हो जाती है, जो अपने पैसे जो है सूद के ऊपर देते हैं उसकी भी इनकम कम हो जाती है, और फिर उसके ऊपर भी इनको मार ये पड़ती है कि फिर आगे जो है पैसे समझे या फिर जब बॉन्ड्स इनके जब मैच्योर होते हैं तो फिर इन्होंने दोबारा से वो पैसे कहीं पे तो इन्वेस्ट करने होते हैं। तो जब ये दोबारा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर जो दोबारा से इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं बैंक, तो फिर जब वो कम शरह सूद के ऊपर जो है ये बॉन्ड्स वगैरह जो है इनको मिलते हैं, तो वहां पे भी इनकी जो है ना बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इनको कम मिलता है। समझे कि जो बैंक की जो सेविंग्स होती है ना फिक्स सेविंग, उसके ऊपर जब वो कम इंटरेस्ट इनको मिलता है, और आगे जितना भी इंटरेस्ट रेट देते हैं तो उसके ऊपर भी जब इनकी इनकम जो है वो कम होने लग जाती है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो इनको जब बुरी तरह जो मार पड़ती है, जब शरह सूद जो है वो उसके अंदर जो वो कमी होती है। बाकी और इसका जो इम्पैक्ट आप देखेंगे शेयर प्राइसेस की गिरावट के अंदर भी, और इनको जब समझे कि अभी जो कुछ अरसे के लिए जो इनकी प्राइसेस में भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर जाए, या फिर अंडर प्रेशर देखें अगर जो है इंटरेस्ट रेट वाकई जो आने वाले अरसे के अंदर जो कुछ और से जो थोड़ा सा जो वो कम हो जाता है। बट इसको फिर कम कैसे किया जाता है, तो देखिए एक तो आर्जी इम्पैक्ट तो इसका आता है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल जो है या तो इसकी परफॉर्मेंस जब वो रुक जाएगी, कोई ऐसा जो प्राइसेस बड़ी जो मैसिवली ऊपर की तरफ जब वो नहीं जाएंगी, या फिर अल्टीमेटली ये जो है नीचे भी तरफ जब गिरना शुरू कर देगा। तो जो ज्यादा फेमस स्टॉक नहीं है बैंकिंग सेक्टर के उनके अंदर आप गिरावट को देखेंगे, और जो अच्छे तगड़े स्टॉक हैं तो उनके अंदर अगर गिरावट नहीं आ रही तो उनको आप देखेंगे कि एक जगह के ऊपर जब वो रुक जाएंगे, ना ही वो ज्यादा ऊपर की तरफ उठेंगे और ना ही ज्यादा नीचे की तरफ उठेंगे, नीचे की तरफ जब वो गिरेंगे। तो ये उतनी देर तक हो जाएगा कि जब तक ये जो न्यू सिनेरियो जो डेवलप होगा कम इंटरेस्ट रेट वाला, उसके मुताबिक जो अपनी जो इनकी वैल्यूएशन है उसके मुताबिक जो है इनकी शेयर प्राइस जो वो एडजस्ट ना हो जाए। तो फिर जो उसके बाद इनका जो असल जो इम्तिहान शुरू होता है कि जब अगर शरह सूद जब वो कम हो जाती है तो इसकी इनकी अर्निंग के ऊपर जब काफ़ी ज़्यादा जो डेंट पड़ता है, तो फिर जो उसके बाद की जो स्ट्रेटजीज है वो देखेंगे कि कौन सा बैंक जो बेस्ट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करता है, फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो फिर जो नेक्स्ट रैली है फिर उस बैंक के अंदर जब स्टार्ट होगी।
तो जो इस्लामिक बैंक हैं, उनको तो समझिए कि थोड़ा-सा क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसके अंदर मिज़ान बैंक हो गया, बैंक इस्लामी हो गया, इस तरह के जो बैंक हैं, इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर जो है, उसको थोड़ी-सी जो समझिए कि कम्फ़र्ट, वो थोड़े-से कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर रहेंगे, बट डेंट उनके ऊपर भी जो डेफ़िनेटली आएगा। और इसको फिर ये ओवरकम कैसे करते हैं? मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ है, जिसकी वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट की जो इनकी इनकम जो कम होती है ना, उसको फिर ये जो ओवरकम करते हैं। तो अब कैसे वो कम होगी? ये जो होता है ना, जो इनकी जो रिटेल जो बिज़नेस है, वो बढ़ जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो फिर जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, मेरे जैसे, आप जैसे बंदे, वो सोचते हैं कि पहले अगर हम पिछले साल पता कर रहे थे, अगर गाड़ी लेनी है, तो उसकी जो मंथली किस्त है, वो हमारे पास जी 1.5 लाख की महीने की आ रही थी। तो अभी जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो अब हमें जो 60-70 हज़ार जो महीने की किस्त देनी पड़ेगी। वो गाड़ी भी हम जब वो नई ले लेंगे, तो वो देखते हैं कि अब हमारे बजट के अंदर जो है ये गाड़ी आ रही है, अगर हम किस्तों के ऊपर भी लें। तो फिर जब वो गाड़ियाँ किस्तों के ऊपर लेने लग जाते हैं, मोटरसाइकिल भी पाकिस्तान के अंदर, मोटरसाइकिल, रिक्शे वगैरह भी जो वो किस्तों के ऊपर जब वो मिलते हैं। और इसी तरह जो कुछ लोग जो है वो घर लेते हैं, तो घर भी जब वो देखते हैं कि किराया मैं अगर महीने का दे रहा हूँ, लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, जो बड़े शहरों में बंदे रहते हैं। अगर इसी तरह 1.5 लाख के लगभग अगर जो महीने की मुझे अगर मकान की किस्त देनी पड़ जाए, पैसे अगर मैं बैंक से ले लूँ, तो उसके अंदर तो मेरा ये है कि मकान भी एट द एंड मेरा अपना हो जाएगा। तो फिर जो लोग मकानों के लिए भी कर्ज़े लेने शुरू कर देते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिलों, रिक्शों के लिए भी। तो वहाँ के ऊपर जो होता है ना, इनका रिटेल बिज़नेस है, इसका जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो फिर जब वॉल्यूम्स इनके यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो इवन दो कि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, बट बिज़नेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी जो है ये जो इंटरेस्ट रेट की इनकी इनकम जो वो कम होती है, तो उसको जो है यहाँ के ऊपर जो वो कंपनसेट कर लेते हैं। बट ये इतना भी ईज़ी नहीं होता, फिर जो है समझिए कि बैंक्स के अंदर जो है कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो जिसने सबसे ज़्यादा रिटेलर घेर लिए, उसका जो बिज़नेस जो है वो चल जाएगा। और दूसरा अगर हम देखें, तो बैंक सिर्फ शरह सूद से पैसे नहीं कमाते, इन्होंने भी डिफरेंट बिज़नेसेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की होती है, और वो जो बिज़नेसेस होते हैं, उन्होंने भी शरह सूद के ऊपर जो पैसे लिए होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो पैसे लिए होते हैं। तो जब शरह सूद कम होती है, तो वो जो बिज़नेस होता है, जिनके अंदर बैंकों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उनको भी शरह सूद की मद के अंदर जब वो कम पैसे देने पड़ते हैं, तो जिससे उस बिज़नेस का ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और क्योंकि उसके अंदर, उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक की होती है, तो वहाँ के ऊपर जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक्स जो होते हैं, जो इसके मेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ के ऊपर उनकी अर्निंग जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो समझिए कि 2-3 तरीके हैं, जिससे ये पैसे, ये जो अपना ये जो इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो उसको कंपनसेट करते हैं। और बाकी जब जो है इन्फ्लेशन कम होती है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो ओवरऑल बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, ट्रांज़ैक्शंस बढ़ जाती हैं, तो ये ट्रांज़ैक्शंस वाले जो वॉल्यूम्स हैं, ये भी बढ़ जाते हैं, तो वहाँ से भी जो है ये अपना कमीशन और फीस जो वगैरह चार्ज करते हैं, वहाँ से भी पैसे इनके पास आने लग जाते हैं। और फिर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो जिनको अरबों रुपया जो समझे कि पैसे लेने पड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जो डिमांड जो बढ़ती है कम इन्फ्लेशन की वजह से, और कम शरह सूद की वजह से, उसको फुलफिल करने के लिए इन्हें जो समझे कि ग्रोथ दिखानी पड़ती है, ग्रोथ के लिए इन्हें दोबारा पैसे जो बैंकों से उठाने पड़ते हैं, तो वो समझे कि कम शरह सूद के ऊपर पैसे लेते हैं, बट डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा इन्हें पैसे लेने पड़ते हैं। बट वहाँ पे भी समझिए कि वॉल्यूम्स जो बैंक का जो लैंडिंग का जो वो बढ़ जाता है, तो वहाँ से भी जो है इवन दो कि इंटरेस्ट रेट कम ही मिल रहा होता है, बट जो वॉल्यूम्स है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ से जो बढ़ जाता है, तो उससे भी जो इनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। तो फिर जो है ये एट द एंड यही डिपेंड करता है कि ये सब कुछ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि बिज़नेस, ये जो है बैंकिंग जो सेक्टर है, ये कितना जो कॉम्पिटिटिव हो रहा है, डिफरेंट बैंक के साथ किस तरह कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, कितनी ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कितना जो है ये समझे कि लो परफॉर्मिंग जो लोन्स है ये दे रहे हैं, कितना कम जो है रिस्की जो लोन दे रहे हैं, कितना जो ज़्यादा जो है वो लोन दे रहे हैं, और इनको जब कितनी जो जल्दी रिकवरी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो फिर मैटर करती हैं। तो फिर जो है एक समझे कि एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है, जिसके अंदर जो है सारा एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च की जाती है कि किस बैंक की जो है इस सिचुएशन के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस है, कौन सा बैंक जो सबसे अच्छा जो परफॉर्म करेगा इस जोन के अंदर। तो ये जो जोन होता है, या टाइम फ्रेम होता है, टाइम पीरियड होता है, तो ये जो है ना जोन, जो जो टाइम पीरियड होता है, ये बैंकों की जो शेयर प्राइसेस है ना, ये इनके लिए क्रिटिकल होता है। तो वहाँ पे समझे कि एक क्लियर कट आपको पता नहीं होता कि ओवरऑल बैंक किस तरह परफॉर्म करेगा, जितनी देर तक वो सारा जो डाटा हमारे पास आ नहीं जाता। तो उस डाटे को रिक्वायर करने के लिए भी कुछ टाइम दरकार होता है, और उस टाइम के अंदर ही जो शेयर की प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती हैं। फिर जैसे-जैसे हमारे पास डाटा आने लग जाता है, तो उसके ऊपर जो बैंक की वैल्यूएशन जो है वो बनने लग जाती हैं, और फिर जो शेयर्स होते हैं, उनकी जो शेयर जो प्राइसेस होती हैं, वो भी उसकी बेसिस के ऊपर जो है फिर ऊपर या फिर नीचे जाना जो है शुरू कर देती हैं। तो ये जो थोड़ी-सी ट्रिकी चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, जिनके ऊपर आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी टेक्निकल्स के ऊपर जो हमारे पास जी लेवल्स जो वगैरह जो आएँगे,
वो जो समझे कि वो तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है, तो वो हम जो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो ओवरऑल जी बैंकिंग सेक्टर का मैंने फ्यूचर आउटलुक आपको बता दिया है। बाकी चार्ट्स के ऊपर अब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हैं, तो पहला शेयर है हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड। लास्ट टाइम जब इसका मैंने एनालिसिस किया था, आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर जा चुका है, जब इसने जो है ये डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन किया था। 583 के ऊपर टारगेट, नीचे 566 का मैंने दिया था, उसको जो है ये शेयर ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अभी भी अगर हम जब देखें तो ओवरऑल जब ये अभी भी शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहा है। नीचे जी अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि ये 576 पे या 577 पे के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग करनी है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल इसको अवॉइड करें। बाकी नीचे अगर जो है ये नीचे ट्रेंड लाइन का जो ₹562 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर जो आपने ऊपर का भी वेट नहीं करना। फिर अगर आपने इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने इसमें से निकल जाना है। और फिर जो नीचे इसके पास जो सपोर्ट होगी या लेवल होगा वो हमारे पास ₹550 का लेवल होगा। तो ये जो समझे कि हमारे पास एक डिस्काउंटेड लेवल होगा ₹550 के लगभग का लेवल, जहाँ के ऊपर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ डिविडेंड बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट लेवल बन सकता है ये 550 ₹552 का लेवल, जहाँ के ऊपर जब वो लोग इस शेयर के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन जो है अपना जो स्टेक है शेयर के अंदर बढ़ा सकते हैं। बाकी जो स्टॉप लॉस और जो न्यू बाइंग की पोजीशन होगी वो मैंने लेवल्स इस शेयर की आपको बता दी है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल को अगर हम जब देखें तो फिलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ₹442 का आपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए भी बाइंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि ये शेयर ₹482 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग दे। फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएँ, फिर ये है कि आपको जो कम रिस्क होगा और ये है कि शॉर्ट टर्म में आपको जो इसके अंदर जो है 2 से 5% के लगभग जो गेन ईज़िली मिल जाएगा। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की पोज़ीशंस अब इस शेयर के अंदर जो बनेगी जब ये शेयर जी क्लोजिंग देगा ₹517 के ऊपर। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं 5-10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट, उनके लिए ये शेयर अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के ऊपर है, तो वो जो आस्ता-आस्ता अपनी पोज़ीशन जो है वो इसके अंदर जो बिल्ड करते रहे जैसे-जैसे उनके पास पैसे आते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक लिमिटेड। तो अगर आप मेरी कल वाली वीडियो जाके देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो मैंने बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक का डिटेल के साथ एनालिसिस जो वो शेयर किया हुआ है। तो अगर आप इन 2 शेयर्स के मतलब जानना चाहते हैं तो जाके आप मेरी लास्ट वीडियो जो वो देख सकते हैं। सेम लेवल्स वैलिड हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बीओपी के और फैसल बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है जी हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक। तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक को जो है देखें तो ये भी जो है डिविडेंड के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है, कंसिस्टेंट जब डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को जब देता रहता है। बाकी अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। जब शेयर कंसोलिडेशन कर रहा होता है तो उस वक़्त हमने शेयर की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। अगर शेयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर आके रुक जाए, उसको ब्रेक ना करे, तो हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो सेल करना होता है। बट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर दे और अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हो, तो फिर आपने उसमें से निकल जाना होता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो 396 की है। स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जो 395 का रख लें। अगर 396 के ऊपर जो आके ये आपको मिल जाता है, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। जिसके बाद 415 का फर्स्ट टारगेट और जो है 435 का इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा। मुस्लिम कमर्शियल के बाद जी नेक्स्ट बैंक है जी हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बुरी तरह पिटा है आज के दिन। तो वजह भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि इसका जो अर्निंग आज के दिन आई है एनबीपी की, तो वो अर्निंग जी हमारे पास थी एग्जैक्टली ₹7.37 की, और जो मार्केट जो प्रिडिक्ट कर रही थी तो वो थी हमारे पास ₹8.30 की। तो जिसकी वजह से जो है आज इसको जो काफ़ी जो मार पड़ी है, 6.5% तक जो है ये शेयर नीचे की तरफ गिरा है और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो इसने 223 पॉइंट जो है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूट किए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो फ्यूचर के अब ये जो है ना इनकी जो प्राइसेस हैं, ये जो मैंने सिनेरियो बताया कि फ्यूचर का जो सिनेरियो बनेगा उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है ये सारी बैंकिंग सेक्टर की प्राइसेस जो है वो एडजस्ट हो रही हैं। तो अब अगर फ्यूचर के अंदर जो इसने कोई अच्छा परफॉर्म किया, जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं, और एक और स्ट्रेटजी है जिसके अंदर जो ये लो इंटरेस्ट रेट जब होता है तो बैंक अपने आप जो सर्वाइव कर जाता है, तो वो ये होता है कि ये कितना ज़्यादा जो है अपने ऑपरेशंस को जो डिजिटल करते हैं। तो यानी इनको जब वर्क फोर्स कम चाहिए होगी, अगर ये डिजिटली अपने ज़्यादा फीचर जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही दे देते हैं, लोगों को बैंकों के अंदर जब वो नहीं जाना पड़ता और सारा वो काम बैंक के एप्लीकेशन के अंदर से ही घर बैठे कर लेते हैं, तो उससे भी इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाती है। एक दफ़ा एप्लीकेशन को बिल्ड करने में पैसे लगते हैं, बट एट द एंड जो है वो समझे कि बहुत ज़्यादा जो है इनको जो
वर्क फोर्स चाहिए होती है, उससे जो है इनकी जो वो जान छुड़वा देता है लॉन्ग रन के अंदर। उससे भी जो इनको काफ़ी ज़्यादा जो वो बचत हो जाती है और इनके मार्जिन जो है वो बढ़ जाते हैं, जहाँ पे जो समझिए कि कम सैलरियाँ देनी पड़ती हैं। तो ये कितना डिजिटली जो ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, कितना जो डिजिटल जो अडॉप्टेशन करते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी जो काफ़ी ज़्यादा जो ये मैटर करता है। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप देखते हैं कि अगर डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जिसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आपको फ्रेंडली लग रही है, सारे काम अगर आपके एप्लीकेशन के थ्रू ही हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर जो वो बैंक जो वो काफ़ी अच्छा जो परफ़ॉर्म करेगा। और जो समझे कि जो कन्वेंशनल तरीके के ऊपर ही जो वो चलते रहेंगे कि दफ्तर बैंक के अंदर आएँ और आके ज़लील हों, कभी जे लंच टाइम चल रहा है और कभी फलाना टाइम चल रहा है और आप बैंकों के अंदर जो है जाके ज़लील होते रहें, तो एट द एंड ये बैंक जो है ये बहुत बुरी तरह पिट जाएँगे। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इसी कैटेगरी का जो बादशाह है। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा ख़्याल से काम करना है आपने कि बैंक की आपने देखना है कि ये डिजिटली कितना ट्रांसफ़ॉर्म जो है वो कर रहे हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बाकी जी अब अगर हम जब देखें तो नेशनल बैंक को तो आज के दिन जी आज का रिज़ल्ट भी आया है, तो रिज़ल्ट बुरा आया है एक्सपेक्टेशन की निस्बत, तो जिसकी वजह से प्राइसेज़ इसके नीचे गिरी हैं। साथ ही जो आपने सपोर्ट जो थी इसके पास ₹190.87 की, उसको भी जो ये ब्रेक कर चुका है। अब जी नेक्स्ट जो सपोर्ट है इसके पास वो हमारे पास ₹180 के लगभग बन रही है। तो टेक्निकली इसमें से जो है 190 ₹191 के ऊपर जो है वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसने जो सपोर्ट ब्रेक की है। बाकी अगर न्यू बाइंग इसमें से जो करना चाहते हैं तो वो ये है कि 219 ₹220 के ऊपर अगर ये शेयर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो वो न्यू पोजीशन जो बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप आपने इसके अंदर वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है उसी को जो आपने अपनाना है। तो नेशनल बैंक के बाद ये नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हबीब बैंक लिमिटेड। तो हबीब बैंक जो है ये भी जो है समझे कि नेशनल बैंक की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो बाकी जी इसको अगर हम जब देखें तो फिलहाल जो है ये शेयर जो इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो वो कंसोलिडेट कर रहा है। करंट प्राइसेस ₹321 की हैं। तो इस ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन जोन का मैंने बताया कि जब शेयर की प्राइसेस सपोर्ट के ऊपर आए तो वहाँ पे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करते हैं, सपोर्ट को ब्रेक करे तो वहाँ पे आपने इसमें से निकल जाना है अगर पोजीशन में पड़ा हो। तो ₹303 की इसके पास सपोर्ट है, आप राउंड फिगर 300 का ज़हन में रख लें, 300 का आप इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपने इसमें से निकल जाना है। और अगर जो है ये ₹303 के ऊपर सस्टेन करते हैं इस चैनल फॉर्मेशन की, ये ब्लैक कलर की जो ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो आप इसको जो वो होल्ड रख सकते हैं या न्यू पोजीशन इसके अंदर बना सकते हैं। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जी 3 सवा 300 का और फाइनल टारगेट 340 या ₹45 के लगभग होगा। स्टॉप लॉस ऑलरेडी हबीब बैंक के अंदर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट शेयर है जी अस्करी बैंक लिमिटेड। तो अस्करी बैंक जी फौजी ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, तो ग्रुप जो है तगड़ा है, तो बैंक भी आप कह सकते हैं तगड़ा ही रहेगा। तो बाकी इसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों इन शेयर्स के मुतल्लिक जितनी भी मैंने अभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो शेयर की है, जो स्ट्रेटजीज और जो लेवल बताए हैं, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इनको अपने शेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट करें, अपनी ट्रेड्स स्ट्रेटजीज के अंदर एग्जीक्यूट करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन बनाएंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग चाहते हैं कि आपको एक ऐसा रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे जैसी कंफर्मेशन मिले कि ये शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, बाइंग के लेवल बताए जाएँ और बताया जाए कि ऊपर शेयर कहाँ तक जाएगा। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस जो वो नीचे गिरने वाली हैं, तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, बताया जाए कहाँ पे सेल करना है और नीचे कहाँ तक प्राइसेस जो गिरेंगी। अगर तो आप इस तरह की सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके आप पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप जो है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू ज़ी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर जो वो मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। ये ₹6000 पर साल की जो फीस है ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो जल्द से जल्द इससे मुतल्लिक जो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारी सर्विसेज की ले सकते हैं। तो अस्करी बैंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो करंटली ये शेयर जो है ₹106 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस ₹97.5 का होगा। अगर आप इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो मेक श्योर करें कि ये शेयर ₹110 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर बाइंग की तरफ जाएँ। जिसके बाद ये शेयर जो है तकरीबन 115-117 तक ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। अस्करी बैंक के बाद ये नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अलाइड बैंक है। अलाइड बैंक को अगर हम जब देखें
तो ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 156 रुपए की है, जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 150 का होगा। 156 के ऊपर रुक जाता है तो वहां पे बाइंग की तरफ जा सकते हैं, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग होगी, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 180 का और फाइनल टारगेट 200 से जायद का होगा। अस्क्री अलाइड के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। बैंक इस्लामी पाकिस्तान को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस ये आपने इस शेयर के अंदर जो रखना है 26.5 रुपए का। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हो तो फिर जो है आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जब क्लोजिंग दे जी 30 रुपए के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जब न्यू बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जिसके बाद अपसाइड के ऊपर जब टारगेट 35 रुपए के लगभग होगा। बट जितनी देर तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता आपने इसके अंदर जो बाइंग की तरफ नहीं जाना। बाकी अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप बाइंग करना चाहते हो तो अगर आपको इस ट्राइंगल फॉर्मेशन के सपोर्ट के ऊपर मिलता है 26 से 27 के लगभग, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तो फिर वहां पे आप बाई करें और इस ट्राइंगल की जो रेजिस्टेंस है वहां के ऊपर आप इस शेयर को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास बैंक अल्फला लिमिटेड। बैंक अल्फला को देखें तो सेम फॉर्मेशन ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर मूव कर रहा है, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ स्टॉप लॉस 55.5 रुपए का या 55 रुपए का होगा। और अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर करें कि ये 61.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। फर्स्ट टारगेट जी 63 का, सेकंड टारगेट 66 का और फाइनल टारगेट जो है वो 75 रुपए के लगभग होगा। शॉर्ट टर्म में भी अगर बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है नीचे सपोर्ट के ऊपर मिल जाए, जो कि 56 रुपए के लगभग है, वहां पे बाइंग की तरफ जाएं। फर्स्ट टारगेट 58 रुपए का और जो फाइनल टारगेट है वो 60 रुपए के लगभग होगा। स्टॉप लॉस ऑलरेडी बता दिया कि 55 रुपए से नीचे का आपने इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस रखना है। नेक्स्ट शेयर है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड। तो ये शेयर जो है वो काफी जो है समझे कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो मूव कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो चुका है। डबल टॉप फॉर्मेशन इसने बनाई थी जिसकी नेकलाइन थी 109 रुपए की, यहाँ पे इसने ब्रेक की थी 16 मार्च को, फिर थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये जो दो लास्ट वीक गुजरे हैं तो पिछले वीक के अंदर जिसने जो 4.5% गिरावट देखी थी, तो इस वीक के अंदर जो है ये समझे कि आज बुध वाला दिन है या जुमेरात है, तो जुमेरात तक जी एक ही सेशन बच गया पीछे, तो 6% के लगभग जो है इस वीक के अंदर जो है वो गिर चुका है। तो ये जो आप इसने जो डाउन साइड के ऊपर जो आपने टारगेट जो एक्सपोज किए हुए हैं, तो वो अगर हम जो वो देखें तो वो जी तकरीबन तकरीबन जो है इसने 90 तक का जो लेवल जो है वो डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज किया हुआ है। तो ये इस ब्रेकडाउन के बाद ये दो टारगेट है इसके नीचे की तरफ। फर्स्ट टारगेट जी इसके पास 102 का है, जहाँ के ऊपर जो आज के दिन इसकी प्राइसेस आ चुकी हैं, और जो फाइनल टारगेट है वो 90 रुपए के लगभग है। और अगर इसी तरह आपने गिरावट इसमें देखी तो ये ज्यादा देर भी नहीं लगाएगा और इन लेवल्स तक जो है वो आ सकता है नीचे ये 90 तक। तो इसलिए ये जो मैंने चीजें बताई हैं, ये जो अडाप्टेशन होगी अब कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे तो जो बैंक जो इन चीज़ों को जो फॉलो करेंगे वो जो सर्वाइव कर जाएंगे। और अदरवाइज आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर इवन तो कि बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया, मार्केट को लीड करता रहे, बट आगे आने वाले दिनों के अंदर जो इसके लिए भी जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, मार्केट जो समझे कि जो अच्छा काम करेगा, जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। दूसरे देखेंगे कि आप डाउन ट्रेंड के अंदर जब लगातार नीचे से नीचे की तरफ जब जाना शुरू कर देंगे। खास करके आपने बैंकों के ऊपर जब नजर रखनी है कि डिजिटली सबसे ज्यादा बैंक जब ट्रांसफॉर्म कौन सा कर रहा है, सबसे ज्यादा सहूलतें अपने कंज्यूमर को कौन सा बैंक जो है वो दे रहा है। तो पहले सारे बैंकों की मौजे लगी हुई थे, इंटरेस्ट रेट हाई थे, गवर्नमेंट सारी पैसे इनसे ले लेती थी, फिक्स इंटरेस्ट रेट इनको मिल जाता था। अब वो वाले समझे कि इनके जो पहले 5 उंगलियां जो वो घी में थी ना, अब समझे कि एक भी उंगली जो वो घी में नहीं है, अब इन्हें उंगलियां टेढ़ी कर करके घी निकालना पड़ेगा। तो जो सही तरीके से घी निकाल लेगा वो सर्वाइव करेगा, और वही इन्वेस्टर बचेगा जिसने जो समझे कि जो बैंक अच्छा सिलेक्ट कर लेना है। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज आएगा जहां पे बैंकों को मार पड़ सकती है, रुक सकते हैं, गिर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो स्ट्रेटजीज अच्छी अडॉप्ट करेंगे, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे, तो वो अल्टीमेटली सर्वाइव कर जाएंगे। तो बाकी दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर जो आप लोगों की शेयर्स की जो डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करते हैं। अभी जो बहुत ज्यादा शेयर्स जो पूछे गए थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो इंशाल्लाह जो कल की वीडियो होगी उसके अंदर सिर्फ ये जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो शेयर पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर एनालिसिस शेयर किया जाएगा, फर्दर और किसी की डिस्कशन नहीं की जाएगी। बाकी सैटरडे और संडे को जो भी वीडियोज आएंगे उसके अंदर जो हमारा शेड्यूल है उसके मुताबिक ही जो वो वीडियोज आती रहेंगी। तो इसलिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं अपने शेयर के मतलब, तो उसका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम उन शेयर्स को भी जो डिस्कस करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में इसी तरह की जो फ्री अपडेट्स मार्केट से रिलेटेड जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। बाकी
इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।